नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम लोकमंच में। मैं हूं रमेश भट्ट। लोकमंच में आज बात करेंगे जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर। 1894 का यह कानून 118 साल से महज इंतजार कर रहा है इस बात का कि इसको ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, इसमें जवाबदेही तय की जाए। लिहाजा मंत्रियों के समूह ने कल जिस ड्राफ्ट को हरी झंडी दिखाई है, माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इस आने वाले विंटर सेशन में इसको सदन में पेश किया जाएगा। उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें की गई हैं? मसलन पहले यह कहा गया था कि सहमति 80% किसानों की होनी चाहिए। अब यह कहा गया है कि 66% अगर किसान सहमति देंगे तो अधिग्रहण किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो खासकर कही गई है कि अगर आदिवासी क्षेत्र में अधिग्रहण होता है तो वहां पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुआवजे को लेकर, पुनर्वास को लेकर बातें की गई है, लेकिन जो उद्योग जगत ने चिंता जताई थी, ज्यादातर उद्योग जगत की चिंताओं का निराकरण यहां किया गया है। लेकिन जो सवाल बार बार जमीन अधिग्रहण को लेकर उठ रहे थे, मसलन सरकार की जमीन अधिग्रहण में खासकर उद्योगपतियों के लिए भूमिका होनी चाहिए या नहीं, पुनर्वास, मुआवजे और अधिग्रहण में जो कोई तालमेल नहीं था, क्या वो तालमेल बैठाया गया है? नहीं। लोगों की अमूमन शिकायत रहती ही थी कि अर्जेंसी क्लॉज लगाकर उनकी जमीन अधिग्रहण के बजाय छीन ली जाती है। क्या इससे वो दूर होगा या नहीं? साथ ही साथ बहुफसली जमीन के अधिग्रहण को लेकर जब एक बात कही जाती है कि इसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा की चुनौती इस देश में पैदा हो जाएगी। और पांचवा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सार्वजनिक उद्देश्य को क्या इस प्रारूप में, इस ड्राफ्ट में सही तरह से जनता के सामने लाया गया है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे लोकमंच में और अपने मेहमानों से जानेंगे क्या ये जो प्रारूप सामने आया है, क्या ये संतुलित प्रारूप है जो इस देश में किसानी को बढ़ावा देगा, उद्योगों को बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ जिन किसानों, आदिवासियों की नाराजगी जमीन अधिग्रहण को लेके थी, उनकी नाराजगी को शांत करेगा। तो सवाल है क्रिकेट और कूटनीति का मेल। आप कहेंगे बेमेल गठबंधन, लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट की हम बात करें तो इसके कई मायने हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी, वो भारत के लिए भी। सवाल यह है आज के कार्यक्रम का कि ऐसा क्या है विशेष राज्य का दर्जा मिलने पे कि ज्यादातर राज्य इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। साथ ही साथ योग्यता क्या है विशेष राज्य का दर्जा मिलने की, उस योग्यता पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल जो खुद नीतीश कुमार के लिए उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, और क्या इसे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं? आज इनसाइड पे इसी पे चर्चा। सवाल यह है कि वाकई क्या महंगाई नीचे आ रही है? क्या आम आदमी को बाजार में जो आवश्यक वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनको खरीदने के लिए अब कम खर्च करना पड़ रहा है? साथ ही साथ क्या इससे एक आशा जगती है कि आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दर में कटौती कर सकता है? खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो आंकड़े आए हैं जो निराश करने वाले हैं, उसके बाद दूसरा सबसे अहम सवाल, एक तरफ हम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई नीचे लाने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि कृषि में निवेश को लेकर, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने को लेकर और मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई आने के बाद जो बड़े पैमाने पे वेस्टेज होता है, जो 35 to 45% के बीच में है, क्या उसमें कमी आएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने। आमने सामने में आज मेरे खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह साहब। सिंह साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि लगातार अगर संसद ना चले तो लोगों की नजरों में संसद की साख गिरती है? मैं इसी पे मानता हूं, लेकिन संसद क्यों नहीं चल रही है, इस सच्चाई को भी इस देश की जनता समझ रही है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रही है। क्योंकि संसद ही नहीं चल पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट है। वह नहीं चाहती है कि संसद चले। नहीं तो जब संसद चल रही हो, संसद का सत्र चल रहा हो और उस समय एफडीआई जैसे एक मेजर और सेंसिटिव इशू पर डिसीजन लेना और संसद को अवगत न कराना,
इसके पीछे क्या कारण है? संसद इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि आप मुद्दों पे बहस करने को तैयार नहीं है। मैंने मुद्दों पर बहस करने को तैयार हैं। एडजर्नमेंट मोशन तो हम लोगों ने इसीलिए मूव किया है ना, ताकि उस पर बहस हो सके। जो भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं के तहत ही एडजर्नमेंट मोशन हम लोगों ने मूव किया है। क्यों नहीं यह सरकार इस एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार कर लेती है और इस पर बहस प्रारंभ कराती है? यह तो सरकार तो इस काम को कर सकती है। क्यों सरकार बहस से बचना चाहती है? एफडीआई में, रिटेल में इतना विरोध क्यों? क्योंकि 2004 में जो आपका स्टैंड था, आपने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि आप एफडीआई जो रिटेल में है उसको 26% तक अलाउ करेंगे, और आज अचानक आप पे ये बदलाव क्यों आ गया? पहले तो मैं समझता हूं कि रमेश जी, इस देश को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपके 2004 के मैनिफेस्टो के ट्रेड एंड कॉमर्स यूनिट में आपने ये बात डाली है। मैं रमेश भट्ट बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार कुछ भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था, बल्कि एनडीए का एक विजन डॉक्यूमेंट था। उस एनडीए के विजन डॉक्यूमेंट में 2004 में यह मेंशन किया गया था कि 26% का ये की एफडीआई रिटेल ट्रेड में स्वीकार की जाएगी। यह बात तो उसमें मेंशन की गई थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं था। जब बीजेपी का मैनिफेस्टो 2009 में जब तैयार हुआ तब तो आपने बदल दिया अपना? नहीं रखा था उसमें। हम नहीं, उसमें नहीं था, लेकिन 2004 में था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कभी नहीं था। वो एनडीए का एक डॉक्यूमेंट विजन था, वो मैनिफेस्टो नहीं था, विजन डॉक्यूमेंट था, उसमें था। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपका इसका विरोध करना ये आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है? बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी है। लेकिन इस सत्र में कई और मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा था, काले धन का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं एफडीआई के शोर में खोते जा रहे हैं। क्या आप महंगाई के मुद्दे को पीछे छोड़ेंगे? महंगाई के मुद्दे पर भी हम लोग बहस करना चाहते थे। हम लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर भी नोटिस दी थी, उस पर भी हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं होने दिया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सरकार को गठघरे में खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल खड़ा जहां आप देश को यह दिखा सकते हैं कि सारी अगर सरकार जो है आम आदमी के खिलाफ काम कर रही है। यही लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बतला रहा हूं कि जो पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, उसी के तहत ही तो हम लोगों ने बहस करने के लिए ये नोटिस दी है। एडजर्नमेंट मोशन की नोटिस क्या होती है? जिसे स्थगन प्रस्ताव की सूचना कहते हैं। तो क्या होता है? उसी के तहत हम बहस कराना चाहते हैं। आप इस सच्चाई को बतलाइए देश की जनता को कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना बहस के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और अन्य विपक्षी दलों ने दी थी, लेकिन सरकार इस नियम के तहत बहस कराने को तैयार नहीं है। आपका स्टैंड क्या है? तो क्या बहुत तब तक सदन चलेगा जब तक लोकपाल विधेयक पारित नहीं होगा? जब तक चलाना चाहे यह गवर्नमेंट, तब तक वो संसद को चलाए। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि एफडीआई के संबंध में जो इस गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसे रोल बैक करे, नंबर 1। और नंबर 2, एक स्ट्रांग और इफेक्टिव लोकपाल बिल भी संसद के इसी सत्र में पारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोल बैक का सवाल ही नहीं उठता। अब आगे क्या? नहीं, इसके सवाल नहीं। प्रधानमंत्री के कहने से संसद की इच्छा को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जो हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, उस स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर वो बहस क्यों नहीं कराते हैं? क्यों चर्चा से भग रही है सरकार? मैं केवल इस सवाल का जवाब चाहता हूं। रोल बैक के अलावा बीच का कोई रास्ता नहीं? मैंने बीच का कोई रास्ते का सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। देश की आर्थिक स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश यदि यह सरकार करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी एनडीए इसकी इजाजत नहीं देगी इस सरकार को। और मैं तो एक ही सवाल का जवाब चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सबके द्वारा भी, आप मीडिया के माध्यम से सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं के तहत यदि हम चर्चा चाहते हैं, तो यह गवर्नमेंट उस विषय पर चर्चा कराने को क्यों नहीं तैयार हो रही है? कारण क्या है? आप चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव पे आप चर्चा के लिए तैयार हैं? तैयार है, तो इसीलिए सूचना दी। यदि चर्चा के लिए तैयार न होते तो स्थगन प्रस्ताव की हम सूचना क्यों देते? लेकिन इस चर्चा का दौर आप देखिए, अगर आप पिछला शीतकालीन सत्र देखें, कुछ नहीं हुआ। आप बजट सत्र देखें, वहां नुकसान हुआ संसद की कार्रवाई। इसके बाद मानसून सत्र देखें, वहां नुकसान हुआ। ये शीतकालीन सत्र का भी इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सर, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। कैसे विपक्ष की जिम्मेदारी है? हम चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा कराने को तैयार नहीं है। आप चर्चा से भग रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? सर, एक कंफ्यूजन है। सरकार कहती है हम हर मुद्दे पे बहस के लिए तैयार हैं, आप कहते हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पब्लिक क्या समझे? सरकार जो कह रही है और हम जो कह रहे हैं, तो ये रमेश भट्ट की समझ में तो यह बात आ रही होगी, क्योंकि लोकसभा टीवी में इस समय एंकर की भूमिका वो यहां पर यदि वो निभा रहे हैं, तो उनको तो इस बात की जानकारी है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ा होगा उन्होंने। कौन चर्चा करना चाहता है और कौन चर्चा नहीं करना चाहता, यह तो कम से कम आप तो देश की जनता को बतला सकते हो। कोयला मंत्रालय कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा है।
लिहाजा हमारे बिजली उत्पादन के लिए आज भी 75 से 80% हमें कोयले की दरकार होती है। लिहाजा इसकी कमी सीधे तौर पे हमारे विकास दर को प्रभावित करती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मिशन 2012 के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी, इस सब पे आज चर्चा करेंगे हम केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल साहब। इससे पहले मैं शुरुआत करूं यूपी इलेक्शन को लेकर, अभी जो सबसे बड़ा मसला पूरे देश में है वो इस बात को लेकर है कि उद्योग भी प्रभावित हैं, कई पावर प्लांट भी प्रभावित हैं कि समय से कोयला उन तक नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की ऊर्जा की 75% लगभग रिक्वायरमेंट कोयले से पूरी होती है। थर्मल पावर ही हमारे देश में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। ऐसे में कोयले की रिक्वायरमेंट हर जगह है, हर पावर स्टेशन को समय से कोयला पहुंचना चाहिए। एनडीसी की बैठक से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जब ये बैठक हुई तो कई राज्यों ने कई सवाल उठाए। मसलन कुछ राज्यों का ये कहना था कि जो केंद्र है वो गैर कांग्रेसी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है, फेडरल स्ट्रक्चर से खिलवाड़ करता है। एक दो मुख्यमंत्रियों ने इस तरफ जरूर संकेत किया अपने भाषण में, मगर उसका उत्तर प्रधानमंत्री जी ने भी दिया और औरों ने भी दिया, और ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी किस्म का भेदभाव केंद्र की ओर से किसी भी राज्य के साथ नहीं किया जाता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो बहुत पिछड़े प्रदेश हैं जी, उनको दूसरों से ज्यादा लाभान्वित किया जाता है, ज्यादा उनका ख्याल रखा जाता है। इसको भेदभाव नहीं कह सकते। तो कंसर्न ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का है वो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को लेके, कि वो चाहते हैं कि रीजन स्पेसिफिक स्कीम हो, ज्यादा लेवरेज उन्हें दिया जाए, ताकि क्योंकि उनकी नीड्स डिफरेंट है और प्रोग्राम की नीड्स डिफरेंट है। इसके लिए कुछ काम चल रहा है क्या? ये कुछ हद तक सही विचार भी है। इस पर हमने विचार करने के लिए बीके चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। प्लानिंग कमीशन के वो सदस्य हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव हैं, और हम रैशनलाइज कर रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को। अभी तक मेरे ख्याल इस वक्त 146 या 47 स्कीम्स हैं, उनको हम घटाकर 60-65 के दायरे में लाएंगे, ताकि एक सुयोजित ढंग से इस तरह की स्कीम्स बने जिसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को हो जी, ताकि वो अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ राशि का इस्तेमाल कर सके, जिसको हमने फ्लेक्सी फंड्स कहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज का मुद्दा, क्या भारतीय राजनीति को युवा, उसकी तस्वीर और उसकी तकदीर बदल सकता है? कौन सी चुनौतियां हैं आज हमारे देश के सामने और भारतीय युवा इसमें क्या भागीदारी निभा सकता है? मेरे साथ आज बहुत बड़ा युवा यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं वर्तमान राजनीति को लेकर, और जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसमें वो अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा सर आपके पास, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है? आज की राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज है वो भ्रष्टाचार है और दूसरा वंशवाद। आज की राजनीति में जो भी युवा आगे आ रहा है वो एक वंशवाद के मतलब उसके पीछे ही आ रहा है। किसी भी युवा सांसद या किसी युवा एमएलए को देख लो, वो किसी न किसी सांसद या एमएलए या किसी मिनिस्टर का बेटा रह चुका है। लेकिन अब जो युवा जागृत हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे सारे युवा भाई पार्टिसिपेट करें लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा चुनाव में। यदि हम आगे आएंगे बिना वंशवाद के थ्रू, एक स्पष्ट युवा यदि आगे आएगा तो वो शायद उन युवाओं से ज्यादा कुछ काम कर सकेगा। तो सवाल ये है कि इस देश को कैसा युवा नेता चाहिए? सवाल कई हैं, सवाल भ्रष्टाचार को लेकर है, लेकिन वो युवा नेता कौन सा हो जो देश के बारे में सोचता हो, जो अपने बारे में नहीं इस देश के कल्याण के बारे में सोचता हो? मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा होना चाहिए हमारा नेता, क्योंकि बहुत सारी बातें उठती है कि पॉलिटिशियन अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप क्या समझती है हमें कैसा नेता चाहिए? मुझे लगता है हमें ऐसा नेता चाहिए जिसका माइंड स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है तभी यू थिंक अबाउट पीपल, तभी तुम दूसरों के बारे में सोच सकते हो। तो आई थिंक कि ऐसा नेता, युवा नेता हमें चाहिए जो खुद स्ट्रेस फ्री हो। तभी जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी साइड होता है इंडिया का, आई थिंक ही शुड बी टोटली स्पिरिचुअल सो दैट ही कैन इवन कंट्रोल अदर पीपल अलोंग विथ हिम। ओके, अगर आपको राजनीति में जाने का मौका मिलेगा आप जाएंगी? यस, आई वुड डेफिनेटली। उसमें आपका क्या, आप क्या सोचती है? मान लीजिए आपको राजनीति में आने का मौका मिला, क्या करना चाहती हैं आप? I would always work for the people. Politics is necessary. Politics हर एक
या कि कॉलेज में ही देखो, सब जगह पॉलिटिक्स होता रहता है, इट इज एसेंशियल। सो करप्शन एंड ऑल दिस आर इश्यूज, ये तो होएगा, बट अलॉन्ग विद इट यू हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल। हमें लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप कह रही हैं कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जनता की सेवा करना चाहती हैं और राजनीति उसके लिए सबसे बड़ा मंच है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, करप्शन की बात हुई, हमने देखा एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का सड़कों पे निकल के आया। करप्शन फ्री इंडिया के लिए आप क्या समझती हैं? हमें किस तरह का यूथ, किस तरह का डायनिज्म, किस तरह का पॉलिटिशियन चाहिए? मेरे हिसाब से यूथ हमारे इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन को हटाने की। पॉलिटिक्स, जो भी करप्टेड इंसान है, जो भी मेन बड़े लीडर्स होते हैं, उनको चैलेंज करने की, जैसे अन्ना हजारे ने किया, सारे यूथ उनके साथ था, पूरा इंडिया उनके साथ था। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो सही थे। करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिडिल क्लास पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि हम जी नहीं पा रहे, हमको मेन नेसेसिटी नीड्स हमको मिल नहीं रही है। उसके लिए हमको करप्शन हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिक्स में जाना है, सबसे पहले करप्शन हटाना चाहिए, हमारे यूथ से स्टार्ट होएगा वो। चलिए, आप कह रही हैं कि यूथ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभा सकता है करप्शन फ्री इंडिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि इस देश को एक ऐसा युवा नेता चाहिए जो इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है? इस देश का नेता एक तो निष्पक्ष होना चाहिए, जैसा कि भाई ने कहा था, और एक वो होना चाहिए कि ना तो करप्शन करे और ना किसी को करने दे। मतलब लड़े इस करप्शन को यहाँ से बाहर निकालने की ठान ली हो जिसने, ऐसा नेता चाहिए। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है, सिर्फ राजनीति वो मंच है जहां बैठकर देश के कल्याण में भागीदारी निभाई जा सकती है, या कई और क्षेत्र हैं, कई और तरीके से हम इस भारत निर्माण में अपनी भागीदारी अदा कर सकते हैं? मैं आपसे समझना चाहूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि युवा राजनीति में आए, युवा राजनीति में नहीं आना चाहते, उनका मोह भंग हो चुका है। अगर मोह भंग है तो इसका कारण क्या है? सर, मोह भंग इसलिए है क्योंकि हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें टिकट चाहिए यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के लिए, तो हमें ऑलरेडी एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन को कुछ पे करना पड़ता है, तो वहीं से आदमी करप्शन का शिकार बनता है। तो करप्शन इज अ बिग एनिमल विच इज ईटिंग आवर कंट्री। सो करप्शन हमसे स्टार्ट होता है। हम जब ट्रैफिक पुलिस वाले को एक्स्ट्रा पे करते हैं, तब वहाँ से स्टार्ट करता है। हम ये जब डिसाइड कर लें कि भले ही हमारा काम नहीं हो, लेकिन करप्शन नहीं होने देना इस कंट्री में, जिस दिन ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तब युवा साक्षर हो जाएगा और युवा देश का भला हो जाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि राजनीति में निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जब तक निष्पक्षता नहीं होगी, तब तक युवा सामने नहीं आएगा, खासकर वो युवा जिसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो देश को बदलने की क्षमता रखता हो। मैं आपसे समझना चाहूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि युवा राजनीति में आए। मान लीजिए आपको मौका मिलता है, आपके जहन में क्या है इस देश के लिए? मैं उपस्थित जो युवा यहाँ खड़े हैं और पूरे देश के युवाओं से मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, तो हम नेता क्यों नहीं बन सकते? हम ये अनपढ़ लोग जब संसद में जाते हैं, इस देश का नेतृत्व करते हैं और संसद के नियम कानून तय करते हैं, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों उनके द्वारा गाइड होते हैं कि हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस देश का नेतृत्व करें और देश को एक सही दिशा पे एक आगे लाएं और देश को पुनः भारत गुरु बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात आई। आपने देखा अभी भी बहुत सारे लोग हमारे देश में वोट डालने नहीं जाते। हम हमेशा बाहर से पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि पॉलिटिक्स अपने आप में कितना सबसे कठिन कार्य है और कितना मुश्किल काम है। आपको लगता है कि हमें कोई अधिकार नहीं अगर हम उस सिस्टम का भाग नहीं बनना चाहते बाहर से क्रिटिसाइज करने का? जी, मेरे हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट सबको एजुकेशन प्रोवाइड करे तो उनको विलेजेस में प्रोवाइड करना चाहिए। ये बेसिक मुद्दा है विलेजेस में, उधर के लोग ही जाके वोट नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस चीज़ में। उनको अवेयरनेस नहीं है, जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगा उनका भी कुछ गलती नहीं है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को जाके सब जगह अवेयरनेस करना चाहिए कि क्यों नेसेसरी वोटिंग करना या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उनका गवर्नमेंट सरकार को चलाने का। सरकार किसी के लिए, हमारे लिए है, सरकार खुद के लिए नहीं है। तो सबको उनको अवेयरनेस करना चाहिए कि लाइक तुम जाओ वोटिंग करो, ये तुम्हारे बेनिफिशियल के लिए, हमारे नहीं। चलिए, आप कह रही हैं कि जागरूकता आज के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। सवाल ये है कि इस देश के युवाओं को जागरूक कौन बनाएगा? यह मसला उठा कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। युवा शिक्षित होगा तो एक अच्छे भविष्य और एक अच्छे देश का निर्माण होगा। शिक्षा की बात उठी, आप जानते हैं हायर एजुकेशन में किस तरह की स्थिति है। सिर्फ 100 में से 12 बच्चे एजुकेशन ले पाते हैं। आपको लगता है ये हमारी गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है? सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन मिलनी चाहिए? यस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देखा जाता है कि ओनली 12% बच्चे ही ये हायर शिक्षा ले पाते हैं और बाकी 50% से ऊपर तो शिक्षा जिनको मिल ही नहीं पा रही है सही ढंग से, इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता
आज के यूथ में है कि शहरी और ग्रामीण भारत में जो अंतर है उसे कैसे